हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैक ओएस सिक्योर जो मैक का लेटेस्ट रिलीज़ है उसको विंडोज़ पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये वीडियो उसी के ऊपर है। बेसिकली ये गाइड इंटेल सीपीयू के लिए है, एएमडी के लिए नहीं। ये इंटेल का है, तो ये गाइड बेसिकली इंटेल के लिए है। और इसे इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी विंडोज़ पीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मैक को इंस्टॉल करना है, तो अपने सिस्टम में लगे हार्डवेयर की डिटेल आपको लेनी होगी ताकि उसी के हिसाब से आप EFI क्रिएट कर सकते हो। तो वो डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करो, डिवाइस मैनेजर ओपन करो और यहाँ पर जो हार्डवेयर आपके सिस्टम में लगा हुआ है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसमें से ये ब्लूटूथ है, तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ कार्ड इंटेल का है। दूसरा हमें देखना है डिस्प्ले अडेप्टर। इन सभी को आपको नोट कर लेना है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर यह है इंटेल HD ग्राफिक्स 4600। उसके बाद यहाँ नेटवर्क अडेप्टर चेक करो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा वाईफाई और ईथरनेट का जो चिपसेट है वो कौन सा है। जैसे कि ये इंटेल का वाईफाई कार्ड है और रियलटेक का ईथरनेट चिपसेट है। उसी तरह यहाँ पर आप प्रोसेसर का डिटेल ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसेसर है मेरा इंटेल i7 4770, तो ये 4th जनरेशन का CPU है। अब इसी के हिसाब से हम EFI क्रिएट करेंगे। मैक को इंस्टॉल करने के लिए जो ज़रूरी टूल और सॉफ्टवेयर और इमेज फाइल है वो सब कुछ मैं पहले से यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है ताकि आप सबका ज़्यादा टाइम ना लगे और ये वीडियो जल्द से जल्द बन जाए और डिटेल के साथ बने। तो यहाँ पर ये इमेज फाइल है, ये काफ़ी बड़ा फाइल है। आप इसे देखोगे तो ये 16.2 GB का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसे डाउनलोड करना। रेकमेंड है कि आप इसे किसी डाउनलोडर से डाउनलोड करना, डाउनलोड मैनेजर। जैसे कि ये फ्री डाउनलोड मैनेजर, इसकी हेल्प से डाउनलोड करोगे तो डाउनलोडिंग आप पॉज भी करना चाहो उसमें तो आप कर सकते हो, रिज्यूम करना चाहो रिज्यूम कर सकते हो। बाकी जो यहाँ पर ये टूल है OC ऑक्सिलरी टूल, इस इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो भी इंस्टॉल करने वाले टूल हैं उन सभी को इंस्टॉल कर लेना। ये ज़िप फाइल में आपको मिलेगा, इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना। इसको ओपन करो, यहाँ पर इसके अंदर में आपको मिलेगा OC ऑक्सिलरी टूल का ये एप्लीकेशन, इसको रन करो। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो बंडल देख रहे हो इस पर क्लिक करो। इंटेल CPU कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट, इस पर क्लिक करो। एक वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ से प्लेलिस्ट इसको ओपन करो और यहाँ आपका जिस जनरेशन का CPU है उसके प्लेलिस्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लो। मेरा 4th जनरेशन का है तो मैं यहाँ पर ये 4th जनरेशन की इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। आपका 5th हो तो इसे डाउनलोड करना। उसी तरह 6th 7th यहाँ पर आपको 11 जनरेशन तक के प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो आप अपने सिस्टम में लगे CPU के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर से प्लेलिस्ट को डाउनलोड करना। मेरा 4th जनरेशन है इसलिए मैं यहाँ पर 4th जनरेशन के इस प्लेलिस्ट को यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। इसको क्लोज़ करो, ओके कर दो यहाँ से। अब फाइल पे क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो, डाउनलोड पे जाओ और उस प्लेलिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद एडिट पे आओ, जनरेट EFI ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करो। यहाँ पर 2 मैसेज आया है कि SMC processor.kex और SMC super.io.kex, ये यहाँ पर मिसिंग है तो इसे हमें ऐड करना है। वो भी हम इसे डाउनलोड करके इसमें ऐड कर लेंगे। फिलहाल इसे ओके करते हैं। EFI ये रहा डेस्कटॉप पे बन गया है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बूट और OC नाम का 2 फोल्डर मिलेगा। बूट के अंदर में तो बूट x64.EFI है और OC के अंदर में आपको 3-4 अलग से फोल्डर मिलेंगे जिसमें ACPI है। इसके अंदर जो काम करना था वो हो चुका। ड्राइवर के अंदर में भी जो ड्राइवर हमें चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है पहले से ही। कैक्स के अंदर भी जो ज़रूरी कैक्स है वो हैं, कुछ मिसिंग है उसे हम अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। रिसोर्स फोल्डर यहाँ पर वो भी है। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, बस हमें कैक्स ऐड करना है इसमें और थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो कैक्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करो और ओपन कोर इंस्टॉल गाइड, इस वेबसाइट ये टाइप करके सर्च करना। इस वेबसाइट पे आ जाओगे। डोटानिया का GitHub dotania.github.io, इसको ओपन करो। गेट स्टार्ट पे यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ से गैदरिंग फाइल पे क्लिक करो, कैक्स पे क्लिक करो और यहाँ पर वर्चुअल SMC से डाउनलोड कर लो। रिलीज़ वाले को डाउनलोड करना यहाँ से। इसे एक्सट्रैक्ट करो। ओपन करो, कैक्स के अंदर आओ तो वर्चुअल SMC super.io और SMC processor.kex, इसको कॉपी करो।
EFI को ओपन करो, उसी के अंदर कैक्स में आओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कर दो एक। ये हो गया। अब वाईफाई के लिए जो कैक्स है वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आओ, ईथरनेट के लिए मेरे पास ईथरनेट भी है। यहाँ पर ईथरनेट मेरा रियल टेक का है, तो इस कैक्स को यहाँ से डाउनलोड करना है। ओपन करो, इसके अंदर में आपको रिलीज़ फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर वाले कैक्स को कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर दो EFI के इस कैक्स वाले फोल्डर में। फिर इस वेबसाइट पे आओ, नीचे आओ। USB से प्रॉब्लम हो, अगर आपका मैक इंस्टॉल करने के बाद USB पोर्ट काम ना करता हो तो इस कैक्स को भी आप यूज़ करना। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका होता हो ऐसा प्रॉब्लम कि एक आध पोर्ट, दो चार पोर्ट आपका काम ना कर रहा हो, तो आप इस कैक्स को यहाँ से डाउनलोड करके उसी तरह ऐड करना जैसा अभी हम ऐड कर रहे हैं ब्लूटूथ वाले। यहाँ पर ये इंटेल का है, तो आप फर्स्ट में ये कैक्स को डाउनलोड करना। अब यहाँ पर जो हम डाउनलोड करना चाहते हैं जिस भी सिकुआ के लिए, तो सिकुआ का यहाँ पर कैक्स नहीं है, तो फ़िलहाल हम जो सबसे लेटेस्ट है सोनोमा, उसके कैक्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इस कैक्स को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस हो गया, इतना ही हमें इसमें ऐड करना था। अब देखो ये पी लिस्ट इस OC ऑक्सिलरी टूल पे ओपन था, तो यहाँ पर कर्नेल पे जितने भी कैक्स हमने ऐड किए ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये लिस्ट हो जाएगा। इसको एक बार सेव करो, फर्स्ट में आओ, SCPI का काम हो गया। बूटर में कुछ भी नहीं करना। डिवाइस प्रॉपर्टी में हमें ये सेकेंड वाला यूज़ करना है, चूँकि हम iGPU यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिल्ट इन है, इंटेल HD 4600 है। इसका नाम चाहो तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जो आपका iGPU है। इन दोनों को डिलीट कर देना है। इसमें हैशटैग लगा हुआ, इसको हटा दो, सेव कर दो। कर्नेल का काम हो गया है। यहाँ पर हाइड ऑक्सिलरी ये सेलेक्ट कर लो। NVRAM पे आओ, थर्ड नंबर में यहाँ पर इसको कॉपी करो। यहाँ पर ये 5 नंबर में जो macOS 12 है इसका जो वैल्यू है, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद इन सभी को डिलीट कर दो। बूट आर्गुमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेना। और सेव कर दो। ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आर्गुमेंट बेसिकली अनसपोर्टेड डिवाइस के लिए है, जिस पे मेटल सपोर्ट नहीं करता, यानी ग्राफिक्स एक्सेलरेशन काम नहीं करता। वो AMFI को डिसेबल कर देंगे ताकि ओपन कोर लेगेसी पैचर विदाउट एनी एरर काम कर सके। प्लेटफॉर्म इन्फो पे आओ, यहाँ पर सिस्टम प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करो और यहाँ पर 19,2 iMac 19,2 ये डेस्कटॉप के लिए है। ये पी लिस्ट को यहाँ से, ये प्रोडक्ट नेम को यहाँ से सेलेक्ट करो और जनरेट कर दो। EFI सिस्टम सीरियल नंबर, MLB नंबर, सिस्टम UEID, रोम, ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा। रोम यहाँ से जनरेट, ये हो गया। अब इसके सीरियल नंबर को चेक करो कि ये किसी भी और मैक डिवाइस पे ये सीरियल नंबर ऐड ना हो, चूँकि ये सब सिस्टम का एक यूनिक नंबर होता है और ये सिर्फ एक ही सिस्टम में रहता है। दूसरे सिस्टम में इसी सीरियल नंबर को आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर चेक करोगे तो एप्पल का वारंटी चेक करने के लिए जो
वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सीरियल नंबर पेस्ट करो, कैप्चा फिल करो, सबमिट करो और यहाँ पर प्लीज़ इंटर अ वैलिड सीरियल नंबर ये आ जाए तो ये बिल्कुल सही है। ये किसी भी मैक डिवाइस पे ये सीरियल नंबर ऐड नहीं है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव कर दो यहाँ पर और बाकी यहाँ पर हो गया है। अच्छा, एक काम हमें और करना है, NVRAM मिस्क सिक्योरिटी में यहाँ पर सिक्योर बूट ये डिफ़ॉल्ट है ना, इसको डिसेबल कर देना होगा हमें और सेव कर देना है। तो EFI क्रिएट हो गया है। अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे और macOS को इंस्टॉल करेंगे। तो ये EFI रेडी है। अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको मिनिमम 32 GB का पेन ड्राइव लेना होगा, क्योंकि 16 GB से ज़्यादा का तो ये इमेज फाइल ही है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप ओलारिला वेबसाइट पे चले जाना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। अब पेन ड्राइव जो आपके पास हो मिनिमम 32 GB का, उसे कनेक्ट करो अपने सिस्टम से। बैलेनाइजर को रन करो। फ्लैश फ्रॉम फाइल ये चूज़ करो। डेस्कटॉप पे मैंने रखा है, आपने जहाँ भी डाउनलोड करके ओलारिला के इस इमेज फाइल को डाउनलोड करके जहाँ भी रखे हो वहाँ जाकर इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट टारगेट चूज़ करो। यहाँ पर ये मैं इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, बूटेबल इसका बनाने वाला हूँ। ये थोड़ा बड़ा फाइल है, ये एक एक्सटर्नल ड्राइव है, इसी को बूटेबल बनाने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट करो, या आपका जो भी पेन ड्राइव हो आप उसे चूज़ करना और सेलेक्ट। उसके बाद फ्लैश। अब चूँकि ये बहुत बड़ा ड्राइव है इसलिए यहाँ पर ये वार्निंग आ रहा है कि कोई कलर ड्राइव को मैंने कोई चूज़ ना कर लिया हो, लेकिन मुझे पता है मैंने सही ड्राइव चूज़ किया है। यहाँ चेंज टारगेट, सॉरी, यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करो, फ्लैश करो और यस आई एम श्योर पे क्लिक करो। यहाँ पर यस करो और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज फाइल है। पेन ड्राइव में तो बहुत स्लो होगा, लेकिन इस ड्राइव में चूँकि ये NVMe ड्राइव है एक्सटर्नल, इसमें बहुत जल्दी ये फ्लैश हो जाएगा। तो टाइम बचाना हो तो इस तरह का अगर आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव हो NVMe का, तो आप उसको बूटेबल बना सकते हो। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, अब इसको क्लोज़ करो। इस EFI को अब उस बूटेबल पेन ड्राइव में हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड का। इसको ओपन करो, यहाँ से सेलेक्ट करो आपका पेन ड्राइव, ये रहा वो पेन ड्राइव। यहाँ पर ये EFI पार्टीशन है, इस पर राइट क्लिक करो और चेंज लेटर सेलेक्ट करो। M चूज़ कर लेते हैं, ओके करो और यहाँ से अप्लाई करो, यस करो। अब यहाँ पर आप देखोगे ओके, माफ़ करना, वीडियो बहुत लंबा हो गया था और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो उससे आगे से शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें आप डिस्प्ले में कुछ चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल वो H लेटर असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद हम इसमें EFI को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और हमें करना है। इसी मिनी पार्टीशन टूल की हेल्प से हम EFI, जो हमारा विंडोज़ का EFI है, जो इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, इसका जो EFI है, ये रहा वो EFI, ये रहा। लेकिन आप इसमें स्पेस देखोगे, विंडोज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टीशन होता है वो 100 MB का होता है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ये 417 MB का है। इसको मैंने बढ़ाया है इसलिए कि चूँकि जो EFI है इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सभी के कैक्स को जब ऐड करोगे ना तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ का हो जाता है। और आप उसको इस EFI में जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद EFI को जब इस विंडोज़ के EFI पार्टीशन में कॉपी करना चाहोगे तो स्पेस कम पड़ जाएगा इसका 100 MB, तो इसको आपको बढ़ाना होगा। तो मैंने तो बढ़ा रखा है पहले से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो देखो, ये EFI पार्टीशन है और ये विंडोज़ का पार्टीशन है, तो हमें इससे कुछ स्पेस निकालना है ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। और देखो ये थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस है, तो EFI का बैकअप आप ले लेना, उसके बाद ही ये काम करना। यहाँ पर देखो राइट क्लिक करना इस ड्राइव से, जो यूजुअली C ड्राइव होता है जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल होते हैं।
तो यहाँ पर राइट क्लिक करना और यहाँ मूव एंड रीसाइज इस पे आना। अब देखो यहाँ पर हम चूँकि इस तरफ से स्पेस इसमें निकालेंगे ताकि हम इसके ठीक पीछे पहले जो EFI पार्टीशन है उसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पर आपको ये इस पर क्लिक करना है और छोटा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पर ये देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल 1 GB समथिंग का ये जो यहाँ पर इसको स्पेस ले रहा है, तो हम इसको GB से MB में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, छोटा सा ही मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 100 MB मैं ये चाहता हूँ कि इतना का अनलोकेटेड स्पेस यहाँ से निकल के आ जाए और ये इस तरफ से आपको निकालना है, इस तरफ से नहीं निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर अब ओके करो और अप्लाई करो, यस करो। अब देखो ये चूँकि बहुत सिक्योर पार्टीशन है, विंडोज़ इस पर इंस्टॉल है, तो आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन देगा। तो सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखोगे कि रीसाइज उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा। ये प्रोसेस मैं चाहता हूँ कि आप देखो। ओके, तो सिस्टम को अब रीस्टार्ट करते हैं। और अब आप देखोगे कि पार्टीशन होना शुरू हो जाएगा। छोटा सा पार्टीशन करना है लेकिन ये काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि ये डाटा को सेफ रखते हुए इस पार्टीशन को क्रिएट कर रहा है। अब पार्टीशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। अब दोबारा से हम मिनी पार्टीशन टूल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 100 MB का जो हमने पार्टीशन इससे निकाला है अनअलोकेटेड दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर आना है, जो हमारा EFI पार्टीशन है सिस्टम का, विंडोज़ का, इस पर राइट क्लिक करो और इसको मूव एंड रीसाइज ऑप्शन पे जाओ। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो मूव करने का। यहाँ पर ये आप इसको बढ़ा सकते हो। ये रहा, ये अब हो गया है 524 MB का। सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ से ओके करना है। अब देखो ये बहुत रिस्की प्रोसेस है, विंडोज़ करप्ट भी हो सकता है, तो आप अपना उस हिसाब से बैकअप ले लेना विंडोज़ का भी और EFI का। अब अप्लाई पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करो और ये सक्सेसफुल इसका रीसाइज हो गया है, इसका पार्टीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ करना। अगर आप EFI को कॉपी कर रहे हो विंडोज़ के EFI पार्टीशन से और ना हो पाए तब आप ये काम करना, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, यस करो। अब इस EFI को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ टास्क बार पर राइट क्लिक करो, टास्क मैनेजर ओपन करो, रन न्यू टास्क, यहाँ से ब्राउज़ और दिस PC पे आओ। हमने जो लेटर असाइन किया था H उस EFI पे, ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव का EFI है और ये विंडोज़ का EFI है, तो इस पे हमें कॉपी करना है। इसके अंदर में आपको EFI का एक पार्टीशन मिलेगा, इसको डिलीट करना है। इस EFI को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। क्लोज करो, कैंसिल कर दो। EFI कॉपी हो गया। अब एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसमें मैक को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर आप दिस PC पे ये रहा C ड्राइव, इसी से हम श्रिंक करेंगे। देखो आप किसी भी ड्राइव, देखो आप किसी और ड्राइव पे भी मैक OS को इंस्टॉल कर सकते हो, बस उसमें कोई डाटा ना हो, आपको वो कम्प्लीटली क्लियर रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर कई सारे पार्टीशन आप देख रहे हो, यहाँ पर कई सारे ड्राइव है मेरे सिस्टम में लगे हुए हैं, 2-3 ड्राइव लगे हुए हैं। आप किसी भी और ड्राइव जो SATA से कनेक्ट हो आपके सिस्टम में, आप इजीली उसमें मैक इंस्टॉल करके ड्यूल बूट बना सकते हो। लेकिन मैं SSD पे इंस्टॉल करने वाला, ये सब हार्ड ड्राइव है, तो हार्ड ड्राइव में परफॉर्मेंस आपको बहुत स्लो मिलेगा। इसलिए मैं ये जो मेरा विंडोज़ जिस पे इंस्टॉल है इसी को एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे और उसी में मैक OS को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करो, डिस्क मैनेजमेंट ये ओपन करो,
यहाँ पर हम सर्च करते हैं विंडोज़, ये रहा, इस पे मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है। ये EFI पार्टीशन जो हमने बढ़ा दिया है इसे, ये 100 MB का होता है लेकिन ये 524 MB का शो हो रहा है, ठीक है। तो यही सी ड्राइव से हम यहाँ पर एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मतलब आ रहा है इसको रिसाइज करने के लिए। तो एक बार हम अपने डिस्क को रिपेयर करते हैं। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करते हैं। एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, दोबारा से सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, डिस्क रिपेयर हुआ। विंडोज़ देखो कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद कर लेता है। डिस्क में जो थोड़े मोड़े एरर थे उसको इसने रिपेयर तो किया है। अब ट्राई करते हैं फिर से हम पार्टीशन क्रिएट करने का, और देखते हैं इस बार ये होता है या नहीं। तो विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करना है, डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम। ओके, तो इस बार हमें ये ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्पेस आप मैक इंस्टॉल कर रहे हो तो ये डिपेंड कर रहा है, चूँकि मेरा ये ड्राइव है ये 256 GB का है, जिसमें विंडोज़ में यहाँ पर ये 238.47 GB इतना ही शो होता है। तो विंडोज़ को भी इस पर इंस्टॉल कर रखा है, मैक भी इंस्टॉल करना है, तो दोनों को उसी हिसाब से हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। आपका ये ड्राइव जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल हो वो बड़ा हो, जैसे 500 GB का हो, तो आप अपने हिसाब से पार्टीशन क्रिएट कर लेना। यहाँ पर ये जितना आ रहा है मैं उतना ही स्पेस को यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है पहले से ही। आप MB में चाहो तो कैलकुलेट करके यहाँ पर टाइप कर सकते हो और उसी हिसाब से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। फ़िलहाल ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जितना स्पेस आया है उसी को श्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर ये करीब 89.20 GB का एक अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट हुआ है। इसको राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम फॉर्मेट कर लेते हैं। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं मैक OS, ताकि हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, ये पार्टीशन बन गया है, ये बिल्कुल खाली पार्टीशन है। ओके, अब इसको क्लोज़ करो। अब सिस्टम को बूट करना है पेन ड्राइव से। सिस्टम को रीस्टार्ट करो, बूट करो पेन ड्राइव से और मैक को इंस्टॉल करो। तो चलिए आगे का प्रोसेस अब करते हैं। देखो, बायोस में कुछ चेंजेस करने होते हैं, उसका लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। बायोस में जितने ऑप्शन आपके वहाँ जो लिस्ट मिलेगा उसमें जो भी एनेबल करना हो बायोस में आपके वो ऑप्शन अवेलेबल हो उसको एनेबल करना, और जो डिसेबल वाले लिस्ट में हो और बायोस में वही ऑप्शन आपका अवेलेबल हो तो उसको डिसेबल करना, ठीक है। अब सिस्टम को रिस्टार्ट करो, पेन ड्राइव से बूट करो और यहाँ पर सेलेक्ट करो जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे मैक इंस्टॉल मैक OS सिक्योर, सेलेक्ट करो इसको। तो रिकवरी में आ जाओगे। अब यहाँ पर डिस्क यूटिलिटी ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना। अब यहाँ पर जितने भी डिस्क है ना उन सभी का लिस्ट आपको दिखाई देगा। अगर इसमें आपका डिस्क दिखाई ना दे तो यहाँ पर शो ऑल डिवाइस सेलेक्ट करोगे तो सभी डिस्क और उसमें मौजूद सारे पार्टीशन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने मैक OS उस पार्टीशन का नाम दिया था, इसको इरेज करो। फॉर्मेट में APFS ये चूज़ करना, इरेज करना। इरेजिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर डन करो और इसको क्लोज़ कर दो। उसके बाद इंस्टॉल मैक OS सिक्योर ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ से कंटिन्यू एग्री करो और वो पार्टीशन मैक OS
उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान सिस्टम कई बार रीस्टार्ट होगा, आपको हर बार पेन ड्राइव से बूट करना है। तो सिस्टम बूट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे सिस्टम बहुत ही स्लो काम करेगा। ऐसा इसलिए कि ग्राफिक्स एक्सेलरेशन सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिक्यूआ के लिए अनसपोर्टेड सीपीयू है। इसमें सिक्यूआ को हम इंस्टॉल किया है। अब इसको लेगेसी पैचर की हेल्प से पैच करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो सिर्फ 7 MB का ग्राफिक्स है, तो सिस्टम बहुत स्लो और लैगी काम करेगा। तो इसको हम फिक्स करेंगे। बूटेबल पेन ड्राइव को ओपन करो, यहाँ फाइल नाम का फोल्डर है, इसे ओपन करो। इसके अंदर में आपको ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको कॉपी करो डेस्कटॉप पे। फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन आप राइट क्लिक करके ओपन करना। अब इस ऐप की हेल्प से हम EFI को अपने सिस्टम के और बूटेबल पेन ड्राइव के इन दोनों के EFI को माउंट कर सकते हैं और उसको कॉपी करना हो जब अपने इस EFI को विंडोज़ के इस EFI पार्टीशन में जब कॉपी करना हो ड्यूल बूट बनाने के लिए, तो अपना पासवर्ड एंटर करके इसको ओपन कर सकते हो इस पार्टीशन को, और यहाँ से फिर अपनी EFI को कॉपी कर सकते हो। तो फ़िलहाल इसका काम अभी नहीं है। अभी इन सभी को क्लोज़ करते हैं और हम ओपन कोर लेगेसी पैचर इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर ओपन कोर लेगेसी पैचर लिख के सर्च करो। अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो आप अपने मोबाइल को USB थ्रेटनिंग के थ्रू कनेक्ट करके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो डोटानिया का ही ये एप्लीकेशन है, यहीं से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे।
इसका जो लेटेस्ट रिलीज़ है 2.0.2, हमें इसी को डाउनलोड करना। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय इसका नया लेटेस्ट भी आ गया होगा अपडेट, तो आप वही यूज़ करना जो अपडेट उस समय अवेलेबल होगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद ब्राउज़र को क्लोज़ करो और इस एप्लीकेशन को भी हमें राइट क्लिक करके फर्स्ट टाइम ओपन करना है। अपना पासवर्ड इंटर करो। यहाँ पर पोस्ट इंस्टॉल रूट पैच, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो और यहाँ पर एक एरर दिखाई दे रहा है AMFI इज़ इनेबल, तो हमें इसे डिसेबल करना है। दरअसल मैंने इसका जो डिसेबल करने का जो आर्ग्यूमेंट था वो मैंने ऐड तो किया था पी लिस्ट में, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ये क्यों फिर भी अनेबल ही शो हो रहा है। तो हम एक बार पी लिस्ट को ओपन करते हैं। ओके, ये तो विंडोज़ का EFI है, हमें इसमें नहीं जाना। हमें अभी फ़िलहाल बूटेबल पेन ड्राइव जो है उसके EFI पार्टीशन को माउंट करना है। इसको ओपन करो। उसी के अंदर में ये जो config.p लिस्ट है इसको ओपन करना है और NVRAM इस पे आना है। यहाँ पर जो 3rd नंबर का UUID है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो AMFI गेट आउट ऑफ माई वे इज़ इक्वल टू 0x01, यही तो सही आर्गूमेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इनेबल ही शो कर रहा है। इसे हमें डिसेबल करना है। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इसमें 2 कमांड यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये 2 आर्गूमेंट है उसमें, जिसमें लास्ट में सिर्फ जो कोड है 0x01 वही हमें चेंज करना होगा। अगर ये 0x01 काम ना करे तो आप सिर्फ 1 टाइप करना, वे इज़ इक्वल टू 1 या वे इज़ इक्वल टू 0x01, इन दोनों में से कोई एक काम करेगा और AMFI डिसेबल कर देगा ये। ठीक है, तो बस इसी को आपको चेंज करना है। लास्ट वाला जो पी लिस्ट को ओपन करोगे यहाँ पर बस सिर्फ आपको 0x01 ये काम ना करे तो सिर्फ 1 टाइप करना और सेव करना इसको। और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना। फिर से बूट करना पेन ड्राइव से और यहाँ पर हमें रीसेट NVRAM एक बार ज़रूर से कर लेना होगा। उसके बाद ओपन कोर लेगेसी पैचर, इसको रन करना। यहाँ पर मेरे साथ एक मिस्टेक हुआ, मैंने इसे पैच किया था जो वो वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से कैप्चर किया, लेकिन वो मैंने उसे सेव नहीं किया और रीस्टार्ट कर दिया। जो ऑप्शन आता है लास्ट में रीस्टार्ट करने का, तो वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपको ये पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ। प्रोसेस बिल्कुल ही सेम होगा, आपको वो एरर हट जाएगा और यहाँ पर स्टार्ट रूट पैचिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करते ही इस तरह से कुछ कोड्स यहाँ पर फ्लैश होने लगेंगे। ओके कर देना यहाँ पर। और सिस्टम को रीबूट कर लेना।
सिस्टम जब दोबारा से रीबूट होगा पैचिंग कंप्लीट होने के बाद, तो आप यहाँ पर वॉलपेपर देखोगे वो अब दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि ग्राफिक्स एक्सेलरेशन पैच हो गया है। अब ये फुल मेटल सपोर्ट करेगा और सिस्टम जो स्लो काम कर रहा था और लैग कर रहा था वो सब अब नहीं होगा। अब देखोगे कि सिस्टम बहुत ही स्मूथ काम करने लगेगा। अब इसके बाद क्या है कि हम बूट कर रहे हैं फ़िलहाल पेन ड्राइव से, तो हम उसको चेंज करेंगे, माउंट करेंगे फिर से EFI को। दोनों EFI को इस बार माउंट करना है, बूटेबल पेन ड्राइव का भी और नो नेम जो है वो विंडोज़ का EFI है। दोनों पार्टीशन को ओपन करो। यहाँ पर भी आपको EFI मिलेगा, यहाँ पर भी EFI पार्टीशन मिलेगा। तो पेन ड्राइव वाले EFI पार्टीशन से हमें कॉपी करना है और इस EFI के अंदर में यहाँ पर इसके अंदर आना और OC और बूट को कॉपी करना है, इस दोनों फोल्डर को, और इस EFI के अंदर में इसे पेस्ट करना, रिप्लेस कर देना। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर में विंडोज़ का भी बूट फाइल है सारा, तो हम EFI को कंप्लीट रिप्लेस नहीं करेंगे, नहीं तो विंडोज़ बूट नहीं करेगा। अब इन दोनों का अनमाउंट करो और अब बूटेबल पेन ड्राइव को आप हटा सकते हो। अब बिना पेन ड्राइव के ये बूट करेगा। बूटेबल पेन ड्राइव को इजेक्ट करने के बाद जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ पे ही बूट होगा। अब यहाँ पर हम एक और टूल का हेल्प लेंगे जिसकी हेल्प से हम ड्यूल बूट का सेटअप करेंगे। तो डिस्क जीनियस इस नाम का जो ये एप्लीकेशन है, ये इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये भी एक पार्टीशन टूल ही है, पर इसका यूज़ हम लेंगे ड्यूल बूट बनाने में। यहाँ पर टूल पे आप क्लिक करो और नीचे सेट UEFI बायोस बूट एंट्री इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जितने भी बूट एंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ से हम नया बूट एंट्री ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बूट एंट्रीज़ हो तो आप उसको यहाँ से डिलीट और ऐड दोनों कर सकते हो। एक्स्ट्रा बूट एंट्री था, मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो EFI पार्टीशन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर EFI फोल्डर, ये जो विंडोज़ का EFI पार्टीशन है जिसको मैंने Z लेटर असाइन कर रखा है, आप भी इसे असाइन कर लेना टूल की हेल्प से। और उसके बाद यहाँ पर EFI पार्टीशन के अंदर आना, यहाँ पर बूट फोल्डर के अंदर में बूट x64.EFI से सेलेक्ट करके ओके कर देना। यहाँ पर इसका नाम दे देना macOS और सेट करंट बूट एंट्री ओके करना। ये ऐड हो जाएगा, इसको सबसे ऊपर में सेट कर देना। उसके बाद इसको क्लोज़ करो और सिस्टम को अब जब आप ये स्टार्ट करोगे तो आप ओपन कोर बूट मेन्यू देखोगे। यहाँ से आप जिसे चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से विंडोज़ हो या macOS हो। इन दोनों ऑप्शन में जिसे आप चूज़ करोगे सिस्टम उसी पे बूट करेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो macOS सिक्योर और विंडोज़ का ड्यूल बूट बनाने का। देखो इसमें आपका अगर ऑडियो वगैरह काम ना करे तो एक बार आप सभी कैक्स को और ओपन कोर को अपडेट कर लेना OC ऑक्सिलरी टूल की हेल्प से। कैसे अपडेट करना है मेरे पुराने वीडियोस में भी हैं, आप इसको अपने हिसाब से सेटअप फिर कर लेना जैसा चाहो। माउस को यहाँ पर कि नेचुरल स्क्रॉलिंग इसको ऑफ़ कर दोगे तो विंडोज़ का जो माउस है वो मैक में बिल्कुल नेचुरली वर्क करेगा। आप बाकी इसमें देखो, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का जो फिक्स है वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आप वाईफाई और ब्लूटूथ को आप सेटअप कर सकते हो
इंटेल का ख़ास तौर से, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि वाईफाई और ब्लूटूथ को कैसे सेटअप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो था मैकओएस सिक्योर और विंडोज़ का ड्यूल बूट बनाने का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।